अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। आपको बताएंगे आज कुछ अहम खबरें। एक तो जाहिर है कि सब जानना चाहते हैं कि हाई कोर्ट की 6 जजेस ने जो एक ख़त लिखा था, उस ख़त का आखिर क्या मंतकी नतीजा निकलने वाला है। और इस सिलसिले में बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स भी हुई हैं पिछले 2-3 दिनों में। और उसके बाद अब एक मिट्टी पाव प्रोग्राम जो है वो साफ साफ नज़र आ रहा है। एक जुडिशल कमीशन यकरुकनी बनाया जाएगा और वो भी एक रिटायर्ड जज की सरबराही में, जो कि इस सारे मामले की तहकीकात करेगा। तो इसके ऊपर जाहिर है कि सब इस फैसले को तनकीद का निशाना बना रहे हैं और एक मजाक ही लग रहा है ये। इसके ऊपर तफसील से आपको चीज़ें बताएंगे। इसके साथ साथ आज मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से एक अहम फैसला आया, वो भी आपको बताएंगे। फिर आपको जिक्र करेंगे इस हवाले से भी कि जनाब जो एक खुशखबरी थी पीटीआई के वालों के लिए कि बहुत सारे उनके जो असीर कारकुनान हैं वो शायद ईद से पहले रिहा हो जाएं, लेकिन ये ख्वाब फिर ख्वाब ही रहा और मायूसी हुई इस हवाले से भी। और सहाफ़ियों के ऊपर कुछ मज़ीद कदगने, उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो आज एक और ख़बर सेनेट इलेक्शन के हवाले से भी है, वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो बात का आगाज़ जी, कमीशन बना है, जुडिशल कमीशन सो कॉल्ड। और बहुत ही अफसोसनाक इसलिए कि जाहिर है कि 6 जजेस यानी तकरीबन पूरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सिटिंग जजेस, और इन सिटिंग जजेस की अगर तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो उनको एड्रेस करने के लिए आप एक रिटायर्ड जज की सरबराही में एक रुकनी कमीशन अगर बना रहे हैं तो उसकी क्या हैसियत है। मतलब रिटायर्ड जज के पास कौन सी पावर्स होती हैं। ठीक है कि चलिए उसे आप जुडिशल कमीशन का जब सरबराह बनाते हैं तो उसको एक्स्ट्रा पावर्स मिलती हैं, लेकिन कोई उसको सीरियस नहीं लेता। वैसे तो हमारे मुल्क में कोई भी कमेटी बन जाए, कमीशन बन जाए, तो उसको कोई सीरियस लेता ही नहीं है, क्योंकि सब जानते हैं कि हमारे यहाँ कमीशंस का अंजाम, उनकी रिपोर्ट का अंजाम कभी सामने नहीं आया, ना उसके ऊपर कभी कोई कार्रवाई हुई है। तो ये सारे जो कमीशन या कमेटी टाइप प्रोग्राम्स होते हैं, इनको मिट्टी पाव प्रोग्राम कहा जाता है कि जब आपने एक आई वॉश करना हो, जब आपने एम ही एक तसल्ली देनी हो कि हाँ 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 जी हमने कुछ कर दिया है, तो तब आप इस किस्म की कोई हरकत कर जाते हैं। जहाँ आपने कोई सॉलिड किस्म का फैसला करना होता है, कोई डिसीजन करना होता है, तो फिर वहाँ पर आप बेंच बनाते हैं, वहाँ पर आप बाकायदा हियरिंग करते हैं, समात होती है, और जो सिटिंग जजेस होते हैं वो उसका फैसला करते हैं, क्योंकि वो फुल पावर्ड कमीशन या यूँ कह लें बेंच होता है। तो ये अब सारी जो कहानियाँ ये क्यों कर हुई, आप सबको मालूम है कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब जो है भागे दौड़े फिर रहे थे पिछले 2-3 दिनों से, और उनकी मुतादिद मुलाकातें हुई हैं चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी। फिर उसके बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से भी उन्होंने मुलाकात की, और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात अपने तौर पर एक बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल मुलाकात कहलाई जा रही थी, क्योंकि अगेन जब आप जजेस के कंसर्न्स को देखते हैं तो वो तो फिर इसी इंतज़ामिया से है ना, क्योंकि अगर वो खुफिया एजेंसियों की बात कर रहे हैं तो ये खुफिया एजेंसियां भी तो वज़ीर आज़म के मातहत हैं। तो फिर आप को जिनसे शिकायत है, आप उन्हीं के सरबराह को अगर कह दें कि जनाब ये सारा मामला है, तो ये सारा ही कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाता है। दूसरा, चीफ एग्जीक्यूटिव की जो पोस्ट है, अगर वो आके चीफ जस्टिस से मिल रहे हैं तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि वो उनके फैसलों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। भाई चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब, अगर आप आज़ाद और इंडिपेंडेंट और बहुत उसूल पसंद जज है तो आपको किसी से मुशावरत करने, कॉन्सेंट लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आपके मातहत जजेस ने एक आपको शिकायत की है और आप पूरी तरह बाइख्तियार हैं और आप पूरी तरह से ताकतवर हैं, तो आप उसको खुद बिल्कुल सुन सकते थे और आप उसके ऊपर एक फुल कोर्ट बना सकते थे। लेकिन 2 दफ़ा फुल कोर्ट मीटिंग्स बुलाई गई और उसके साथ साथ मुलाकातों का सिलसिला बैकडोर और सामने से जारी रहा। और उसके बाद फिर अल्टीमेटली बज़ाहिर, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, मैंने आपको पिछले व्लॉग में बता दिया था कि ये जो सारी कहानी अल्टीमेटली सिर्फ एक ऐसा ही प्रोग्राम बनाया जाएगा कि जिसमें कोई मंतकी अंजाम तक ना मामला पहुंचे और कोई किसी को सजा ना हो सके। पहली बात तो ये है कि इतनी हमारी अदलिया में अभी जुर्रत ही नहीं है कि वो एजेंसियों के सरबराहों को लाइन हाजिर कर ले, उनसे पूछगछ कर ले, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर ये उतनी जुर्रत कर भी लें, इतनी हिम्मत पकड़ भी लें, तो इवन देन हमारा जो सिस्टम है उसमें इतने लूप होल्स होते हैं कि आप उस चीज़ को नहीं कर सकते। और तीसरी चीज़ ये कि जब हमारी अदलिया में इतनी नीयत ही ना हो कि उन्होंने ये काम करना है, तो फिर वो ऐसा काम करने की तरफ कदम भी क्यों बढ़ाएंगे। तो जाहिर है वो कोई ऐसा ही रास्ता तलाश करेंगे कि जहाँ पर बज़ाहिर लोगों को एक तसल्ली भी दे दी जाए और उसके बाद अपनी मन मर्जी के मुताबिक जो भी चीज़ है उसको उसी रास्ते पर डाल दिया जाए।
कभी हमारे यहाँ मुल्क में नहीं देखा हमने कि कमिश्नरों की रिपोर्टें आई हों, और अगर आ ही जाएं, एक दो रिपोर्ट्स कभी आई हैं तो वो मंजर आम पर नहीं आई, और अगर मंजर आम पर भी आ जाएं तो उनके ऊपर कभी कार्रवाइयाँ होती हमने कभी देखी ही नहीं हैं। तो ये कमीशंस बनते हैं और फिर ये किसी पाताल में चले जाते हैं, कभी नहीं पता चलता कि उस कमीशन की आखिर फाइंडिंग्स क्या थी और उसके खिलाफ फिर क्या कार्रवाई हुई। तो ये हमने शुरू से देखा है, कमेटियों का भी यही रोल होता है, कमीशंस का भी यही रोल होता है। और जब ख़ास तौर पर आप किसी रिटायर्ड जज के ऊपर एक कमीशन बना देते हैं तो उस बेचारे की तो वैसे ही इतनी वर्थ रह नहीं जाती है कि उसके, यानी अपने आप में एक मजाक है, जुडिशल मजाक। जितने भी कोर्ट रिपोर्टर्स हैं यानी कानूनी माहिर हैं, वो इस बात को एक कॉमेडी से तशबीह दे रहे हैं कि भाई सिटिंग जज जो पावरफुल होता है वो अगर अपने आप को इंसाफ नहीं दे सका इस मामले में, तो क्या एक रिटायर्ड जज आके उसको इंसाफ देने के काबिल होगा? उस बेचारे की इतनी पसली होगी? और जो लोग सिटिंग जजेस को हरासा कर रहे हैं उनके लिए रिटायर्ड जज किस खेत की मूली है? तो उसको हरासा करना कौन सा मुश्किल काम है उनके लिए? तो वो क्या उनको हरासा करके अपनी मनमर्जी की रिपोर्ट नहीं बना सकते? तो ये एक बिल्कुल मजाक है इस कौम के साथ और इस पूरे निज़ाम इंसाफ के साथ। बहुत से लोग शायद काजी फायज़ ईसा साहब से ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब उन्हें कोई स्टैंड लेना पड़ेगा ये वो, लेकिन माजरत के साथ ना मुझे कोई उनसे उम्मीद थी और वो मेरी उम्मीदों पर पूरा उतरे। मुझे पूरा यकीन था कि वो कोई सेटलमेंट ऐसी ही बनाएंगे जिसमें वो अपने आप को भी बचा जाएं और हुकूमत को भी बचा जाएं, एजेंसियों को भी बचा जाएं, और बाकी जाएं ये 6 जजेस तो ये जाएं भाड़ में। तो ऐसा ही कुछ पूरा बंदोबस्त हमें होता हुआ नज़र आया है। लेकिन इससे क्या सेटिस्फाइड हो जाएंगे लोग? इससे सेटिस्फाइड नहीं होंगे, बल्कि और बेचैनी बढ़ेगी। और जिस अंदाज से रिएक्शन आया उससे मेरा ख्याल है कि अब किसी को कोई इसमें शक नहीं रह गया। कौन सा जज है उसके ऊपर भी बड़ी बात हो रही है। ज़्यादातर लोगों का ख्याल है कि ये जस्टिस तारिक मसूद साहब को बना देंगे कमीशन का मेंबर, या जो भी वज़ारा या क्रूक नहीं है तो वही सरबराही भी करेंगे। तो जो तारिक मसूद साहब हैं वो काफ़ी करीबी थे काजी फायज़ ईसा साहब के, और अभी कुछ दिन पहले ही रिटायर हुए हैं। तो काफ़ी इस बात का इम्कान मौजूद है कि जो तारिक मसूद साहब हैं उनको बना दिया जाए। शायद कोई और जज भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर लोग उन्हीं का नाम लेते हुए नज़र आ रहे हैं। तो बहरहाल जी, मेरे लिए तो एक जैसी बात है, वो हो या कोई भी और जज हो, जो रिटायर्ड है वो रिटायर्ड ही है, और सिटिंग जजेस को बेचारा क्या इंसाफ देगा। और वैसे भी जैसे मैंने पहले कहा कि हमें कमीशन या फिर इस पूरे सेटअप से यूं भी कोई इंसाफ की उस तरीके से तवक्को नहीं है। अब इसके ऊपर रिएक्शन क्या आएगा? इसके ऊपर पीटीआई ने भी आज कोर कमेटी का इजलास बुलाया और उन्होंने एक तो 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट इस कोर कमेटी के इजलास में। पहले तो ये खबर आ रही है कि कोर कमेटी वाले जो पीटीआई के लोग हैं, सोशल मीडिया पर जो लेदे हो रही है उनकी, उसके ऊपर वो खासे परेशान हैं। तो जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं सोशल मीडिया पर, पीटीआई की क़यादत पर तनकीद कर रहे हैं कि भाई आप लोग आराम से ओहदे ले के मज़े से बैठ गए हैं, ना आप इमरान खान की रिहाई के हवाले से कोई तहरीक चला रहे हैं, ना मैंडेट वापसी के ऊपर कोई तहरीक चला रहे हैं। और अब तो हद हो गई कि 6 जजेस का ये एक ऐसा स्कैंडल आपको मिला है कि जिसको भरपूर अंदाज से आपको आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि इससे सारी जो आपको समझ लें कि फ़ायदा होगा वो पीटीआई को होगा अगर ये चीज़ साबित होती है। लेकिन इस मौके पे भी ऐसा लग रहा है कि इस लूज़ बॉल को भी पीटीआई वाले अच्छी तौर पर नहीं खेल पा रहे हैं। तो इसके ऊपर तनकीद सिरे से जारी है और हम देख रहे थे कि धमाकेदार किस्म की तनकीद हो रही थी। तो इस तनकीद का असर ज़रूर हुआ है और ये खबर है कि अंदर इस चीज़ को डिस्कस किया गया है कि जो लोग हैं वो अनहैप्पी हैं मौजूदा क़यादत से, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो उन्हें बताना पड़ेगा कि हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो अब इस सिलसिले में एक प्लान फिर से कह दिया गया है कि जी हमने प्लान बना लिया, एहतजाज की हिकमत अमली तैयार है और अब अनाउंस कर दी जाएगी। इस सिलसिले में जो मुख्तलिफ तजावीज़ सामने आई हैं उनके मुताबिक एक तो ये तय किया गया कि मुख्तलिफ बार्स के थ्रू वकला को मुतहरिक किया जाएगा और फिर इंगेज किया जाएगा मुख्तलिफ सियासी जमातों को भी। इसके साथ साथ मुख्तलिफ शहरों में प्रोटेस्ट मुनक़िद किए जाएंगे। मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स, मुख्तलिफ जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पहुंचेंगे और अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराएंगे। तो ये अब आहिस्ता आहिस्ता उसको थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करने की तरफ जा रहे हैं। लेकिन ये अगेन बातें हम काफ़ी दिनों से सुन रहे हैं कि हाँ जी बस होने वाला है एहतजाज शुरू, तहरीक। असल बात ये है कि वो कब शुरू करते हैं और कौन निकलता है।
ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और इसके बगैर मेरा ख्याल है कि ख़ुद पीटीआई के लिए भी सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल है जो मौजूदा क़यादत है। उसकी वजह ये कि पीडीएम वाले जो भी जैसे भी कर रहे हैं उनको एक सपोर्ट हासिल है सिस्टम की, तो इस वजह से वो बचे हुए हैं अवाम के गैज़ो गज़ब से। लेकिन इनका तो कोई पुरसाने हाल वैसे भी नहीं है। तो अगर अवाम को इन लोगों ने मायूस किया तो फिर अवाम इनको भी मायूस करेंगे। और फिर आप देखिएगा कि इसका एक लिटमस टेस्ट अभी आने वाले दिनों में होने वाला है, और वो है ज़िमनी इलेक्शन। वो आपको खुद बता देगा कि अवाम ने इस क़यादत के ऊपर अदम एतमाद कर दिया या नहीं। मुझे इस बात में कोई शक नहीं है कि अवाम की अक्सरियत इमरान खान के साथ है और इमरान खान को वो वोट देना चाहती हैं। लेकिन ये क़यादत क्या इमरान खान साहब के साथ वफ़ादार है या नहीं, और उनके लिए नीयत से कोई तहरीक चलाने में दिलचस्पी रखती है या नहीं, इस बात पर उनका एतमाद है या नहीं, इस बात का इजहार जो है वो इस ज़िमनी इलेक्शन से काफ़ी हद तक हो जाएगा कि लोग इनको फर्दर स्ट्रेंथन करते हैं या फिर इनसे कत्ता ताल्लुकी करके कहीं पीछे हट जाते हैं। तो ये बहुत एक लिटमस टेस्ट होगा आने वाला ज़िमनी इलेक्शन, और इस पर आपकी नज़र रहेगी, देखिएगा। अच्छा जी, अब ये तो जनाब सारी कहानी आ गई है जुडिशल कमीशन के वाले से। मिट्टी पाव प्रोग्राम देखिए इस पे क्या होता है। अब इस बात पर आ जाते हैं कि जो मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से इम्पॉर्टेंट आज ऑर्डर आया है, और इस मामले में फ़ौजी अदालतों को मशरूत फैसले सुनाने की हिदायत कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और ये कहा गया है कि 3 साल से कम सज़ा पाने वालों की जो फहरिस्त है वो पेश की जाए सुप्रीम कोर्ट में, और इसके साथ साथ वो तमाम अफराद जिनका ट्रायल मुकम्मल हो चुका है और वो बेगुनाह साबित हुए हैं उनकी रिहाई का बंदोबस्त किया जाए। 15 से 20 अफराद को ईद से पहले रिहा किया जाए। और अटॉर्नी जनरल की तरफ से ये यकीन दहानी करा दी गई है कि जिनका ट्रायल मुकम्मल हो गया और वो बेगुनाह करार पाए हैं, आर्मी चीफ की हतमी मंजूरी के बाद उनको रिलीज़ कर दिया जाएगा। और इस सिलसिले में एक यकीन दहानी करा दी गई है। अब इस पर यह भी वैसे एक सवाल है कि उसमें आर्मी चीफ तो ना ट्रायल का हिस्सा थे, ना उसका कमीशन यानी जो भी कोर्ट है उसको ना लीड कर रहे थे, ना जज कर रहे थे। लेकिन बहरहाल ये इनका एक SOP है, जो फौजी अदालतें हैं उनकी जो भी सज़ा होती है उस पर हतमी जो अमल दरामद होता है वो आर्मी चीफ की मंजूरी से मशरूत होता है। तो उसी के तहत अगर इनकी रिहाई होनी है तो वो भी आर्मी चीफ की मंजूरी से ही मशरूत होगी। तो लेट्स सी जी, कुछ अफराद को शायद यहाँ पे रिलीफ मिलता नज़र आ रहा है, लेकिन अभी फ़िलहाल ओवरऑल अगर आप कहें कि तमाम लोग जो 103 अफराद हैं वो क्या रिलीज़ हो जाएंगे, फ़िलहाल ऐसा मुमकिन नहीं है। एक और अहम मामला, समी इब्राहिम साहब, इमरान रियाज और बाबर अवान समेत 24 के करीब अफराद हैं जिनका नाम ECL में डाल दिया गया है। वफाकी काबीना ने मंजूरी दी है। अगेन ये एक और वही इंतकामी कार्रवाई है। क्या ऐसा जुर्म किया उन्होंने, किस वजह से उनका नाम ECL में डाला गया है, कोई बात इस सिलसिले में सॉलिड इनके पास नहीं है। सिर्फ इमरान रियाज से एक तकलीफ़ है, और वो तकलीफ़ वही है कि ये बाहर आके भी हुकूमत के ख़िलाफ़ क्यों बोल रहा है, और इसी तकलीफ़ की बिना पर ये इनके साथ आंख मचोली का सिलसिला आगे भी शायद जारी ही रहेगा। तो ये एक बुनियादी जो हुकूक हैं उनके ऊपर ज़ब्त लगाने के मुतरादिफ है। हर आज़ाद शहरी का ये हक़ है कि वो अपने मुल्क से बाहर आ जा सकता है। और ख़ास तौर पर अगर इमरान रियाज की बात करें तो ये तो उम्रा के लिए शायद अपनी फैमिली के साथ जाना चाहते थे, जब इन्हें पता चला कि इनका नाम नो फ्लाई लिस्ट में है, और अब उन्हें बाकायदा ECL पे डाल दिया गया, जैसे कोई अल्लाह माफ़ करे वो बड़ा कोई नामी ग्रामी किस्म का मुजरिम हो। तो बहरहाल जी, ये कोई अब इस तरह की प्रैक्टिसेस हैं कि जो अब हैरान भी नहीं करती। अफसोस की बात ये है कि हमारे मुल्क में ये सब कुछ इतना आसानी से हो जाता है कि अब इसके ऊपर बंदा हैरान भी नहीं होता। ये सूरत हाल है। अब जी, सनम जावेद साहिबा भी इसी तरह की एक इंतकामी पूरी कार्रवाइयों का निशाना बनते हुए यहाँ तक पहुँच चुकी हैं। सिर्फ वही नहीं बल्कि बाकी PTI की कैद ख़वातीन, जिनमें आलिया हमज़ा, आयशा भुट्टा, दीगर ख़वातीन और असीरान शामिल हैं, इनकी कल इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों से ज़मानतें हो गई थीं, और जो आखिरी मुकदमा था थाना शादमान टाउन का, उसमें भी ज़मानत हो गई थी। वैसे तो ये सारा ही प्रोसेस बड़ा हिलेरियस है, इसलिए कि एक बंदे के ऊपर अगर एक मुकदमा हो तो आप मान भी लें कि शायद किसी ने कोई तखरीबकारी, कोई जलाओ घेराव किया हो, लेकिन जिस मज़हका ख़ेज़ अंदाज से ये मुकदमात और बार बार की गिरफ्तारियाँ की गई हैं, अब तो किसी को कोई शक नहीं है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ इंतकामी कार्रवाई है। मसलन अगर आप सिर्फ ये बनाते हैं कि जी सनम जावेद इसलिए गिरफ्तार हैं क्योंकि उन्होंने कोर कमांडर हाउस जिना हाउस पर हमला किया, तो बात समझ में आती। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल ये है कि जी वही सनम जावेद बैक वक्त 6 जगहों पर हमलावर हैं, और हर जगह पर मुस्लिम लीग नून के दफ्तर पे भी वो पहुंची हुई हैं, जिना हाउस में भी वो पहुंची हुई हैं, राहत बेकरी पे भी वो पहुंची हुई हैं, फिर थाना शादमान पे भी वो पहुंची हुई हैं, ज़मान पार्क के बाहर, लिबर्टी चौक के बाहर, हर जगह वो बंदी मौजूद है। और अब तो हद हो गई कि वो मियाँ वाली भी पहुँच गई पलक झपकते में।
तो आज जब लाहौर के सारे मुकदमात से उनकी ज़मानतें हो गई तो अभी आज रिहाई का इम्कान था और मेरा भी ये ख्याल था कि शायद अब रिहाई मुमकिन हो जाए। लेकिन आज मियाँ वाली की पुलिस जनाब पहुंची हुई थी उन्हें गिरफ्तार करने के लिए और उन्होंने वहाँ पर कोई उनके लिए मुकदमा तैयार कर रखा था। तो शेम ऑन दिस सिस्टम, शेम ऑन द मियाँ वाली पुलिस एंड ऑल द डिसीजन मेकर्स के आप लोग एक निहत्ती खातून से इस कदर खौफजदा हैं। क्या कर लेगी भाई वो निकल कर बाहर, और वो और बाकी जो खवातीन है क्या कर लेंगी निकल कर। यही है जो तैयबा राजा निकल के बाहर बेचारी क्या करी, यही आवाज़ उठा रहे हैं, वो भी आके इसी तरह की आवाज़ उठा लेंगी, कोई ट्वीट कर देंगी और क्या हो जाएगा। इतना खौफ, सारी रियासती मशीनरी आपके पास है, हर ताकत आपके पास है और फिर भी आप लोग निहत्ते लोगों से खौफजदा हैं। आप लोग इतने खौफजदा हैं कि एक ट्वीट से खौफजदा हैं, आप ट्विटर नहीं खोल रहे हैं इस वजह से कि जी ट्वीट से खौफजदा हैं। इतना खौफ है आप लोगों के अंदर यार, बहुत बुज़दिल लोग हैं आप तो सीरियसली। तो मैं तो बस बहुत शदीद मायूस हूँ इस बात के ऊपर कि निहत्ती ख़वातीन से खौफजदा, ट्विटर से खौफजदा, ये कौन लोग हैं भाई। सामने से आके मुकाबला कर लें भाई आप, ठीक है उनको भी बोलने दें, जो दलील में जीत जाए वो जीत जाए, लेकिन वो आपको पता है कि वो आप हार जाएंगे, तो इसीलिए ताकत का बेदरेग इस्तेमाल जारी हो सारी है। तो सनम जावेद साहिबा फिर से गिरफ्तार और बाकी भी इसी तरह जो असीरान थे वो भी। सेनेट इलेक्शन के हवाले से खबर आपको दे दूं कि जो केपी असम्बली है उनकी तरफ से ये चाल चली गई थी कि जो असम्बली में सीटें उनकी बांटी गई थी दूसरों को, तो उन्होंने जानबूझकर असम्बली का इजलास नहीं बुलवाया ताकि उन एक्स्ट्रा सीट्स पर हलफ ना उठाना पड़े, क्योंकि अगर वो हलफ उठा लेंगे मेंबर्स तो फिर वो भी सेनेट इलेक्शन में वोट डालने के अहल करार पाएंगे। अब इसके ऊपर डबल चाल चल दी इलेक्शन कमीशन ने, जो कि आपको मालूम है इंतहाई मुतनाज़े और पूरा पार्टी बना हुआ है पीटीआई के खिलाफ। तो उन्होंने क्या किया है कि जी केपी में सेनेट का इलेक्शन ही मुलतवी कर दिया, और दूसरी तरफ पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से फैसला भी जो बाकी पार्टीज़ हैं उनके हक में आ गया, पीडीएम की पार्टीज़ के हक में आ गया। उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल अब चूँकि फैसला आ चुका है कि ये नशस्तें उनको मिली हुई हैं तो लिहाजा आप इनसे हलफ भी लें। तो अब चारों नाचार जब भी इजलास होगा केपी असम्बली का तो इन लोगों को हलफ भी इनसे लेना पड़ेगा, और फिर जब इनसे हलफ हो जाएगा तो फिर इलेक्शन कमीशन केपी में सेनेट का इलेक्शन भी करवा लेगा। तो ये जो चाल चलने की कोशिश की पीटीआई ने, ये इलेक्शन कमीशन ने दोबारा से ज़ीरो कर दी है, और अब बज़ाहिर यही लग रहा है कि ये जो तमाम अरकान जिनको मुफ्त में ये सीटें मिल गई हैं वो भी इसका हिस्सा बनेंगे। अब ये कि पेशावर हाई कोर्ट का ये फैसला जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से आया था, उसको पहले तो वो फैसला जारी नहीं हो रहा था, अब कुछ दिन से जारी हो गया है, लेकिन उसको चैलेंज नहीं किया गया था सुप्रीम कोर्ट में। तो अब मेरा ख्याल है कि उसको सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज कर दिया जाएगा। लेकिन अगेन ये बात है कि ये सब आप यूँ कह लें कि खाना पूरियाँ ही हैं, क्योंकि पता जो चैलेंज कर रहे हैं उनको भी है और जिनके पास चैलेंज हो रही हैं चीज़ें उनको भी पता है कि क्या हो रहा है और किस अंदाज से हो रहा है। तो यहाँ पर ये है सिर्फ कि आप खाना पूरी कर लें या फिर आप कोई मोजज़े का इंतज़ार कर लें कि कोई ऐसा बेंच बन जाए शायद जो कि कोई इंसाफ पे मबनी फ़ैसला दे दे, तो एक अलग बात है। अदरवाइज़ जो एक ट्रेंड हमें नज़र आ रहा है उसमें तो कोई हौसला अफजा बात नहीं होती इस बाबत के भाई कोई इस पे करेगा या नहीं करेगा। तो इसलिए बज़ाहिर नहीं लग रहा है कि पीटीआई को फौरी तौर पर इन नशस्तों के हवाले से कोई रिलीफ मिले। बाकी देखते हैं जी, अगेन वही बात है कि जैसे बहुत कुछ बाज़ुकात होता है कि बेंचेस में इधर उधर रद्दो बदल अगर हो तो उस हवाले से कुछ ना कुछ फ़ैसला भी बाज़ुकात आ जाता है, तो इस तरह की भी चीज़ हो सकती है। बाकी इस बात के ऊपर कि जी वकला तहरीक क्यों नहीं चला रहे, सलमान अकरम राजा साहब का एक ट्वीट मेरी नज़र से गुजरा। उन्होंने कहा कि जी साहब ये बात पूछ रहे हैं कि वकला क्यों नहीं निकल रहे, तो मैं तो ये पूछूंगा कि भाई सिर्फ वकला क्यों निकलें, बाकी लोग क्यों नहीं निकल रहे? क्या वकला ही सिर्फ इस माशरे का हिस्सा हैं? बिल्कुल वो भी इस माशरे का हिस्सा हैं और वो यकीनन उन्हें तहरीक चलानी चाहिए, लेकिन यहाँ पर मामला सिर्फ वकला का नहीं है। अगर जजेस को इंसाफ नहीं मिल रहा तो ये मामला पूरे माशरे का मसला है, इसलिए कि पूरे माशरे के हर मकतबा फ़िक्र ने इन्हीं जजेस के पास जाना है इंसाफ के लिए। तो जब ये जजेस इंसाफ खुद अपने लिए नहीं हासिल कर सकते तो फिर ये किसी को इंसाफ क्या देंगे? तो ये मसला सिर्फ अब जजेस का या वकला का नहीं रह गया, ये तो पूरे माशरे का फिर एक मसला बन गया। तो इसलिए माशरे के हर फ़र्द के ऊपर ये ज़रूरी है कि वो अपने तौर पर अपने हकूक़ की जद्दोजहद करे। और ये काफ़ी हद तक बात तो उनकी ठीक है, लेकिन अगेन यही बात है कि जो फ़ील आती है वो ये कि शायद माशरे में बहुत इस चीज़ की बेचैनी भी है। आज मेरी कुछ लोगों से बात हो रही थी तो वो ये बता रहे थे कि जो ख़ास तौर पे पीटीआई के यंग लॉयर्स हैं वो तो बहुत एक्साइटेड हैं किसी भी किस्म की मूवमेंट के लिए, लेकिन दूसरी तरफ और बहुत सारी ऐसे भी वकला हैं जो मसलहतों का भी शिकार हैं। तो बात ये कि अगर कोई
सामने एक बंदा भी खड़ा हो तो शायद जो आम लोग हैं वो भी उसके साथ जुड़ सकते हैं, उस तहरीक का हिस्सा बन सकते हैं, जो कि हमने पहले वकला तहरीक में देखा कि वो सिर्फ वकला की नहीं, फिर उसमें सियासी जमातों के कारकुन भी शामिल हुए, आम लोग भी शामिल हो गए थे। तो अगर कोई एक खड़ा होगा, लेके चलेगा तहरीक को, तो फिर है। यहाँ पर तो हमें ये नज़र आ रहा है कि जो PMLN या पीपल्स पार्टी से मुंसलिक वकला हैं वो तो ज़ाहिर सी बात है इस वक्त इसके ऊपर बिल्कुल भी कोई कंसर्न शो नहीं करेंगे। उनकी तरफ से तो आप देखिए, पीपल्स पार्टी जो इतनी अलमबरदार बनती है, उनकी तरफ से तो कोई स्टेटमेंट भी नहीं आया कि भाई जजेस के मामले के ऊपर आप कहते क्या हैं। और दूसरी तरफ PTI के जो वकला हैं वो किन हवाओं में कोई समझ नहीं है, क्योंकि ना तो उनकी तरफ से उस तरह का कोई रिस्पॉन्स आ रहा है, और उनको बहुत सारे लोग ये बात कर रहे थे कि भाई वो क्यों इस पर नहीं निकले। तो मैं तो ये कह रही हूँ कि इसलिए भी उन पर जिम्मेदारी है क्योंकि इमरान खान ने उनके ऊपर जिम्मेदारी डाली। इमरान खान ने अपनी पार्टी की क़यादत वकला के हाथ में क्यों दी थी? यही 2-3 वजूहात थी कि एक तो वकला क़यादत पर हाथ डालना, उनके ऊपर जुल्म करना या उन्हें गिरफ्तार करना उस तरह से आसान नहीं होता, एक चीज़, और जो काफ़ी हद तक दुरुस्त हमने देखा ये सारे वकला तकरीबन आज़ाद ही रहे हैं। दूसरा, उनके जहन में ये बात थी कि जो वकला हैं उनकी मूवमेंट चलाने की एक जो हमने देखी हुई है कैपेसिटी, उस लिहाज से भी जद्दोजहद का एक इनका अलग टेम्परामेंट होता है। तो उस लिहाज से भी उन्होंने इस चीज़ को किया कि भाई ज़ाहिर है ये इस चीज़ को लेके आगे लीड कर सकते हैं, तो इसलिए भी उन्होंने वकला के ऊपर ट्रस्ट किया। लेकिन जिन वजूहात की बिना पर इमरान खान साहब ने वकला के हाथ में अपनी पार्टी थमा दी, क्या वकला ने उसको जस्टिफाई किया या नहीं, ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। इसलिए सब वकला की तरफ देख रहे हैं, ये नहीं कि सिर्फ ये समझते हैं कि जी चूँकि वकीलों का मसला है तो वो देखें, लेकिन इसलिए भी क्योंकि इस वक्त पार्टी की क़यादत इन्हीं वकला के हाथ में है। तो ये वजह है कि हामिद खान हो, बैरिस्टर गौहर हो, सब इस चीज़ पर देखते हैं कि ये लाहेअमल क्यों नहीं दे रहे हैं। और हामिद खान साहब तो बार सियासत में अपना एक नाम रखते हैं, पूरा एक इनका ग्रुप है हामिद खान ग्रुप, और मुख्तलिफ बार्स में तो अब उनके बंदे जीते हुए हैं। तो क्या वजह है कि जहाँ पर आपकी अब काम है, काम का टाइम आया है कि ये आप बंदे अब जो आप जितवाते हैं, बार्स की सियासत करते हैं, तो निकाल के अब दिखाएं बंदे फिर। तो वहाँ पर हामिद खान साहब जो हैं वो बिल्कुल पीछे हैं, कहीं उनका तो कोई उस तरह का धांसू किस्म का स्टेटमेंट भी हमें नज़र नहीं आ रहा। तो ये जो सारी चीज़ है ये अवाम में भी बेचैनी पैदा कर रही है, और अल्टीमेटली जो PTI की क़यादत है उसको भी इसी वजह से शदीद तनकीद का निशाना बनना पड़ रहा है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।